वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब अगली सुबह हम इचिको को देखते हैं, जो एक डरावने सपने की वजह से नींद से जाग चुका था। और तभी इचिको नोटिस करता है कि उसके घाव तो अब बिल्कुल ठीक हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके घाव काफी गहरे थे। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर उसे हील किया किसने। लेकिन तभी उसे एक स्पेशल प्रेशर सेंस होती है और तभी कोई बाहर से बोलता है, ये शायद ओरिहिमे की स्पेशल प्रेशर थी। और ये बंदा कैप्टन तोशिरो होता है, जो इचिको के पास आके उससे कहता है, मेरे साथ जल्दी चलो इचिको, ये एक इमरजेंसी है। और फिर हम ओरिहिमे के रूम को देखते हैं, जहाँ पर सोल रिपर की स्क्वाड पहले से मौजूद थी और तोशिरो इचिको को यहाँ पर लेके आया था। और इचिको जो इन सभी को एक साथ ओरिहिमे के रूम पर देखकर बहुत हैरान था। और फिर तोशिरो रांगेकू से पूछता है कि क्या उसने सोल सोसाइटी से कनेक्शन बनाया, जिस पे रांगेकू हाँ बोलती है। और तभी टीवी स्क्रीन पर कैप्टन युकिटाके आते हैं और युकिटाके को यहाँ देखकर तोशिरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर तो हेड कैप्टन यामा को होना चाहिए, तो फिर युकिटाके भला वहाँ पर क्या कर रहा है। जिसपे कैप्टन युकिटाके सीरियस होके कहते हैं, मैं हेड कैप्टन यामा की जगह पर हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिहिमे के शिकाओमोन पर जाने से पहले आखिरी बार उसे मैंने ही देखा था। और ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और युकिटाके फिर से कंटिन्यू करते हैं, तुम लोगों के चेहरे को देखकर ये पता चल रहा है कि ओरिहिमे अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची। ये सुनकर इचिको बहुत कंफ्यूज होता है और युकिटाके से पूछता है कि आखिर ओरिहिमे कहाँ गई, क्या युकिटाके को इसके बारे में कुछ पता है। और इस पे युकिटाके उदासी से कहता है, मैं तुम्हें जो बताऊंगा ये बस मेरा एक अनुमान है। दरअसल मैंने ओरिहिमे के साथ 2 गार्ड्स को भी भेजा था ताकि ओरिहिमे को प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन रास्ते में इन तीनों के साथ कुछ घटना हुआ और मेरे 2 गार्ड्स तो जिंदा लौट आए, लेकिन ओरिहिमे लापता है। और उन 2 गार्ड्स के जानकारी के हिसाब से या तो ओरिहिमे को अरंकार्स ने बंदी बना लिया, या फिर हो सकता है उन अरंकार्स ने ओरिहिमे को मार दिया। ये सुनकर इचिको के पैरों तले जमीन फिसल जाती है और रुकिया हैरानी से युकिटाके से कहती है कि आखिर युकिटाके ये सब क्या बोल रहा है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जिस पे युकिटाके उनसे माफी मांग के कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये बात तुम सबको बताना जरूरी था। और ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा ही है, क्योंकि हमें उन गार्ड्स ने बताया है कि उन सब के ऊपर एक अरंकार ने हमला किया था और फिर वो अरंकार उन दोनों गार्ड्स को घायल करके ओरिहिमे के साथ गायब हो गया। ये सुनकर इचिको गुस्से से कहता है, ये सब एक बकवास है, ओरिहिमे सिर्फ गायब हुई है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मर गई है। और इसका जवाब भी मेरे पास है, आप मेरे हाथ को देखिए, मैं कल बुरी तरह से घायल था, यहाँ में से कोई भी मेरे चोट को ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। और मैंने अपनी कलाई में मैंने ओरिहिमे की इस प्रेशर को सेंस किया, जिससे यही पता चलता है कि ओरिहिमे अभी तक जिंदा है। ये सुनकर युकिटाके भी हैरान होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हेड कैप्टन यामा आ जाता है, जो इचिको से कहता है, मुझे मामला अब समझ आया, अगर तुम्हारी बताई गई बात सही है तो ओरिहिमे पक्का जिंदा होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ओरिहिमे जिंदा है तो वो एक गद्दार बन चुकी है। ये सुनकर इचिको भी शौक में पड़ जाता है और फिर से बुद्धा कंटिन्यू करता है, अगर ओरिहिमे को सच में बंदी बनाया जाता तो उससे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता, और मान लो वो बंदी भी नहीं बनी, लेकिन उसने तुम्हारी चोट को हील करके वापस गायब क्यों हो गई। और इन सब को देखकर ये साफ तौर से पता चलता है कि ओरिहिमे अपनी मन मर्जी से अरंकार्स के साथ मिल गई। बुद्धे के मुंह से ऐसी बात सुनकर इचिको भड़क जाता है, लेकिन तभी उसे रेंजी शांत करता है और हेड कैप्टन यामा से कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ हेड कैप्टन यामा, इसलिए मैं और कैप्टन तोशिरो की टीम के साथ मिलकर होइकु मुंडो जाऊंगा और गद्दार ओरिहिमे को वापस लाऊंगा और उसे इसकी सजा भी दूंगा। रेंजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर इचिको हैरान होता है, लेकिन असलियत में रेंजी का मकसद रुकिया को बचाना था। लेकिन तभी हेड कैप्टन यामा रेंजी की रिक्वेस्ट को ठोकर मार देता है
क्योंकि उसे अहंकार की पावर का अंदाजा हो चुका है, जिससे वो हित्सुगाया के ग्रुप को तुरंत सोल सोसाइटी में वापस बुलाता है। ये सुनकर रुकिया भी हैरान होती है और हेड कैप्टन यामा से पूछती है कि क्या वो चाहते हैं कि वो सभी ओरिहिमे को वैसे ही छोड़ दे, जिस पे बुद्धा कहता है बेशक मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक जिंदगी के बदले पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर रुकिया थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि हेड कैप्टन यामा उसे माफ कर दे, क्योंकि रुकिया उसके ऑर्डर को नहीं मानेगी। और ये बुद्धा भी काफी शातिर था, उसे पहले से ही पता था कि ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही, तो वो इसके लिए पहले से ही रेडी था। और तभी हम देखते हैं इन सभी को लेने के लिए यहाँ पर कैप्टन केनपाची और कैप्टन ब्याकुया आ चुका था, और इन दोनों को यहाँ देखकर ये सभी शौक में पड़ जाते हैं। और तभी केनपाची इनसे कहता है स्थिति को देखते हुए हम तुम सभी को यहाँ से ले जाने आए हैं, और ये एक ऑर्डर है। और फिर ब्याकुया कहता है ऑर्डर सीधे सीधे मान लो, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी ताकत आजमाने का ऑर्डर मिला है, तो मुझे मजबूर मत करना। और अब ये सुनकर ये सभी लाचार हो चुके थे। और फिर इचिको कहता है अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे तो मैं इसी वक्त सोल सोसाइटी से अपना रिश्ता तोड़ देता हूँ। बस मुझे ये बता दो कि मैं होइकु मुंडो में कैसे जा सकता हूँ। ओरिहिमे हमारी दोस्त है और मैं उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं अकेले ही उसे बचा लूंगा। ये सुनकर हेड कैप्टन यामा कहते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इचिको की ताकत की जरूरत है और वो इचिको को ऐसे ही अकेले जाके मरने नहीं दे सकते। इचिको को ऑर्डर मिलने तक रुकना होगा। और फिर वो ये बोलकर टीवी स्क्रीन को बंद कर देते हैं। और फिर केनपाची जो इन सभी को अपने साथ ले जाता है, और रुकिया जो ना चाहकर भी इचिको को अकेले छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और इचिको जो कि अब काफी डिप्रेशन में पड़ चुका था। और इस तरफ हम तात्सुकी को देखते हैं जो ओरिहिमे को हर एक जगह पर ढूंढ रही थी, क्योंकि उससे ओरिहिमे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और ऊपर से वो ओरिहिमे की बेस्ट फ्रेंड भी है जो उसकी बहुत केयर करती है। और फिर वो ओरिहिमे के बारे में सोच कर ही रोने लगती है। और इस तरफ माशिरो हिराको को एक थैली देती है जो उसे गेट के सामने पड़ा हुआ मिला था। और जैसे ही हिराको इस थैले को खोलता है तो उसे इस पर से कुछ बैंडेज मिलते हैं जिसमें थैंक्स लिखा हुआ था। और इस बैंडेज का मतलब क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और अब रात हो चुकी थी और इचिको के घर में डिनर का टाइम भी हो चुका था, लेकिन इचिको अभी तक डिनर करने के लिए नहीं आया, जिससे चिन इचिको के रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए उसके रूम के अंदर आ जाता है और उसे डिनर करने के लिए बुलाता है। और आज खाना उसकी छोटी बहन यूजू ने बनाया था, लेकिन इचिको का मूड डिनर करने का नहीं था, तो उसे ऐसी उदासी में देखकर यूजू भी मान जाती है। और फिर इचिको आके अपने बिस्तर पर लेटते हुए अपने हाथ को ही देख रहा था, जिस हाथ में उसे ओरिहिमे की स्पेशल प्रेशर सेंस हुई थी। और फिर अगले दिन हम इचिको के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत दिनों के बाद इचिको स्कूल आया था, जिससे उसका स्कूल टीचर उसे बहुत सुनाने लगता है। और फिर वो अपने टीचर को मनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन उससे भी उसका टीचर नहीं मानती और उसे एक जोर से चपाट लगा देती है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद केइगो और मिजुरो इचिको से मिलने आए थे, क्योंकि उनकी मुलाकात काफी दिनों से नहीं हुई, लेकिन इचिको के पास उनसे बात करने का समय नहीं था। लेकिन फिर भी मिजुरो अपने पॉकेट से एक फिल्म टिकट को निकालता है और वो उसे इचिको को दे देता है, क्योंकि ये फिल्म न्यूली रिलीज हुई है। और वो इचिको को उनके साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और इचिको इस टिकट को लेकर चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर तात्सुकी आ गई थी, जो बहुत ही बुरी तरीके से फापने लगती है। और इचिको तात्सुकी की ऐसी रूप देखकर बहुत हैरान था। तभी तात्सुकी इचिको से कहती है कि क्या उसे ओरिहिमे के बारे में कुछ पता है, क्योंकि ओरिहिमे कहीं भी नहीं मिल रही। उसने ओरिहिमे को उस हर एक जगह में ढूंढा जहाँ वो पहले रहा करती थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है, मानो जैसे वो गायब ही हो गई। इचिको भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो असलियत के बारे में तात्सुकी को नहीं बताना चाहता। तो फिर वो तात्सुकी से कहता है कि उसे ओरिहिमे के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शायद तात्सुकी ने उसे अच्छे से नहीं ढूंढा, या शायद वो किसी अपने फैमिली मेंबर के घर में घूमने गई है। लेकिन तात्सुकी इस बार इचिको के कॉलर को पकड़ के उसे उठा के कहती है कि वो ओरिहिमे को महसूस कर सकती है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। लेकिन अचानक से पिछले दिन वो ओरिहिमे को सेंस नहीं कर पा रही है, जैसे वो अचानक से गायब हो गई। और वो गुस्से से इचिको से पूछती है कि इचिको कुछ तो
जानता है जो वो उससे छुपा रहा है। और तात्सुकी की इस बात से हमें यही पता चलता है कि तात्सुकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकती है, क्योंकि वो ओरिहिमे की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रही थी, जिससे उसे पता चल रहा था कि ओरिहिमे ह्यूमन वर्ल्ड में ही है। लेकिन अब वो उसे सेंस नहीं कर पा रही, क्योंकि अब ओरिहिमे यहाँ पर है ही नहीं। और इचिगो तात्सुकी की बात के रिप्लाई में कहता है कि तात्सुकी उसका गुस्सा बढ़ा रहा है, उसने पहले ही कह दिया कि उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर तात्सुकी सीरियस होकर कहती है कि इचिगो को क्या लगता है कि वो इचिगो के बारे में सब कुछ नहीं जानती। उसने पहले ही इचिगो को देख रखा है कि इचिगो एक काले किमोनो में अपने पीठ पर एक बड़ा ब्लेड लेके अजीब लोगों से लड़ता है। ये सुनकर इचिगो के पैरों तले जमीन फिसल जाती है कि आखिर तात्सुकी को इसके बारे में कैसे पता चला। और फिर तात्सुकी इमोशनल होकर फिर से उससे पूछती है कि आखिर इचिगो ऐसा क्या छुपा रहा है जिसके बारे में इचिगो किसी को भी नहीं बताना चाहता, और आखिर क्या वो ओरिहिमे के बारे में जानता है। लेकिन इचिगो इस बार सीरियस होकर कहता है कि उसके लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, उससे तात्सुकी को कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए, उससे तात्सुकी का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर तात्सुकी को भी बुरा लगता है, जिसके बाद वो इचिगो को एक जोरदार पंच मार देती है और इससे इचिगो जोर से दीवार पर टकराता है, जिससे साइड की ग्लास टूट जाती है। और फिर तात्सुकी इचिगो से बहुत दुखी होकर कहती है कि क्या वो इचिगो के लिए मायने नहीं रखती, क्या इचिगो उसे अपना दोस्त नहीं समझता। ये सुनकर इचिगो भी थोड़ा शांत हो जाता है। और फिर तात्सुकी इचिगो से बहुत दुखी होकर कहती है, क्या तुम भूल गए इचिगो, जब तुम्हें बच्चे सताते थे तो मैं तुम्हें बचाती थी। मैंने तुम्हें कई बार अकेले देखा है या रोते हुए देखा है, जिसमें मैं ही तुम्हारी मदद करती थी। तुम्हारी हर एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं। तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, बेवकूफ कहीं के। तात्सुकी की ये बात सुनकर केगो और मिजुरो को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन इचिगो इसके बाद भी खड़े होके केगो, मिजुरो और तात्सुकी से सॉरी बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और तात्सुकी जो अब रोने लगती है। और इस तरफ हम उराहारा को देखते हैं जो चांद को देख रहा था। तभी उराहारा कहता है, वेलकम, तुम सही वक्त पर आए हो इचिगो कुरोसाकी। और तभी हम देखते हैं इचिगो भी यहाँ पर आ चुका था। और इचिगो जो ये देखकर हैरान था कि आखिर उराहारा को कैसे पता चला कि वो यहाँ पर आने वाला है। और इस पे उराहारा क्लियर करता है, तुम्हें हुईकु मुंडो जाना है, मैंने सही कहा ना, लेकिन तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं पता, जिससे तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मेरे से आके मिलना। क्योंकि तुम्हें लगता है कि हुईकु मुंडो का रास्ता सिर्फ मुझे ही पता होगा। और मुद्दे की बात तो ये है, तुमने बिल्कुल सही सोचा था और मैंने उसकी तैयारी पहले से ही करके रखी है। और फिर उराहारा इचिगो को अपने बेसमेंट में ले आता है। और तभी हमें ये बात भी पता चलता है कि आखिर उराहारा ने ओरिहिमे को बैटल में हिस्सा लेने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि आइज़ेन ओरिहिमे के पावर के पीछे जरूर पड़ेगा, जिससे वो ओरिहिमे को सेफ रखना चाहता था। लेकिन उसने काफी देर कर दी और अब इन सब की जिम्मेदारी उराहारा अपने ऊपर लेता है, जिससे वो अपने से जितना हो सकता है इचिगो की मदद करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर इचिगो उराहारा से कहता है कि आप जो मेरे लिए कर रहे हैं वो ठीक होगा, क्योंकि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आप सोल सोसाइटी के ऑर्डर के विरुद्ध हो जाएंगे। और इस पे उराहारा कहता है, मैं अब यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने सोल सोसाइटी के ऑर्डर का विरोध किया था, तो मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि सोल सोसाइटी मेरे ऊपर क्या एक्शन ले। और तभी अचानक से कोई बोलता है, बड़े मायूस लग रहे हो कुरोसाकी। और ये आवाज सुनकर इचिगो भी हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इचिदा था, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था, यानी शायद उसकी कुंची पावर भी वापस आ चुकी है। और इचिदा को यहाँ देखकर इचिगो तो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी और कोई बोलता है, ये सब देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है इचिगो, हम सब एक साथ ही हुईकु मुंडो जाने वाले हैं। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सादो होता है। और असलियत में इन्हें उराहारा ने ही इकट्ठा किया था, क्योंकि इस लड़ाई में ज्यादा हेल्पर्स की जरूरत है। लेकिन इचिगो इन्हें यहाँ देखकर इन्हें समझाने की कोशिश करता है, देखो मैं तुम सबकी इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो यार, तुम्हें अलंकार की ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम उनसे नहीं निपट पाओगे। लेकिन तभी अचानक से सादो इचिगो पर अटैक कर देता है। और कसम से यार ये अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। और इचिगो भी सादो के इस अटैक को मुश्किल से ही रोक पाता है। और फिर सादो इचिगो से कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम ज्यादा ताकतवर नहीं हुए जो अलंकार से नहीं निपट सकते? हम पर भरोसा रखो इचिगो, आखिर दोस्त ऐसी वक्त के लिए ही काम आते हैं। और फिर उराहारा इनसे कहता है, तो क्या तुम सब आगे की घमासान तबाही वाले रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो, जिसपे ये तीनों फुल्ली रेडी होते हैं।